एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्रामर टू ग्रो। तो अब हम करेंगे, हमने रिवीजन कर ली है, अब हम करेंगे कुछ केस स्टडीज रिलेटेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स। तो सबसे पहले है चैप्टर वन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिस पर से रेगुलर बेसिस पे केस स्टडीज बन के आती है। सबसे पहले है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें चैप्टर वन पे केस स्टडीज बन के आती हैं। अब बेसिकली केस स्टडीज को हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हमें जो पूरी स्टोरी दी होती है केस स्टडी की, उसको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या है, मतलब कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, हमें बताना क्या है, फंक्शंस बताने हैं या फिर इम्पोर्टेंस बतानी है या नेचर बताना है या फिर जो कुछ भी क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है, सबसे पहले हमें वो पढ़ना है। तो जैसे ही आप ये पढ़ोगे कि हमें क्या निकालना है, आप उसके बेसिस पर उसकी मेमोरी टेक्निक लिख लो। जैसे कि उसने हमसे पूछा कि राइट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की मेमोरी टेक्निक क्या थी, PMGC गाड़ी, राइट। तो जैसे ही वो टॉपिक क्वेश्चन आपसे पूछे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बताना है, तो आप उसकी मेमोरी टेक्निक सबसे पहले लिख लो, फिर उसके बाद आप केस स्टडी को पढ़ो। तो चलिए ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ी जिसमें लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल के क्या होते हैं, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। तो ये मैंने अपने माइंड में पहले ही रिवाइज कर लिया क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही। अब मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन को या फिर केस स्टडी को। XYZ Power Limited is a company set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas। ये तो उन्होंने बेस बना दिया कि XYZ एक कंपनी है जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप की है रिमोट विलेज में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, एंड दैट टू फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न्स। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी was sufficient to cover the cost and the risk। अब ये लाइन जो है, the revenue earned by the company was sufficient to cover the cost and the risk, इससे हम ये देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो सिर्फ इतना रेवेन्यू या प्रॉफिट कमा रही है कि वो सिर्फ अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए। तो वो इतने कम रेट्स पे क्यों मैन्युफैक्चर कर रही होगी, ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए, राइट। तो एक पॉइंट बन के आ गया सर्वाइवल। अब हम आगे पढ़ते हैं। The demand of lanterns was increasing day by day, so the company decided to increase production to generate higher sales। अब ये जो वर्ड है increase production to higher sales, ये किसको इंडिकेट करता है, ग्रोथ को। तो हमारे नीचे 2 पॉइंट बन के आ गए। अब हम आगे पढ़ते हैं। For this they decided to employ people from the nearby villages as very few job opportunities were available in that area। The company also decided to open schools and creches for the children of its employees। अब ये जो 2 लाइन्स है कि जो वहीं के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वहाँ पे स्कूल खोलना। तो सोसाइटी का बेनिफिट आ गया, तो मतलब कि सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे 3 पॉइंट बन के आ गए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पढ़ना है कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, कि मतलब उसने हमसे पूछा कि ऑब्जेक्टिव्स बताओ या फंक्शंस बताओ या नेचर बताओ, जो भी कुछ उसने पूछा सबसे पहले उसकी मेमोरी टेक्निक या फिर उस टॉपिक को एक बार अपने माइंड में रिवाइज कर लो, और फिर उसके बाद केस स्टडी पढ़ते पढ़ते ही साथ साथ अंडरलाइन करो पॉइंट्स को और उनको निकाल लो। तो ये 3 हमारे पास पॉइंट्स आ गए, दैट इज सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी का मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें लिखा है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग। मतलब कि हमें क्या निकालना है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल कितने होते हैं, टॉप लेवल, मिडल एंड लोअर, ठीक है, हमने ये रिवाइज कर लिया। और दूसरा पार्ट हमसे क्या पूछा गया है, स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका एट दैट लेवल। ठीक है, हमने ये देख लिया कि हमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है और उसके 3 और फंक्शंस बताने हैं। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन X लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर्स। ठीक है जी। ही फाउंड दैट द प्रॉफिट हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 months। ठीक है, उसने देखा कि प्रॉफिट हमारे कम हो रहे कंपनी के। प्रॉफिट हैज़ एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, सो ही एनालाइज्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट
टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस डिक्लाइन। अब उसमें लिखा गया है कि जो प्रॉफिट कम हो रहे थे, ऑब्वियसली किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आशुतोष गोयनका ने क्या किया, उसने रीजंस को सर्च करना स्टार्ट किया कि आखिर किन कारणों की वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम हो रही है। तो उसने जब प्रॉफिट के बारे में सोचा एज अ कंपनी, इन तीनों के पॉइंट्स आप रिमेंबर करोगे तो आप देखोगे कि प्रॉफिट, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन देखता है, टॉप लेवल। तो मतलब कि जो ये पर्सन है आशुतोष गोयनका, ये कौन से लेवल पे काम कर रहा है, टॉप लेवल पे। हमें ये पता चल गया। अब नेक्स्ट है इसके 3 और फंक्शंस बताना, तो वो तो आप आसानी से लिख पाओगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, अब इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग। मतलब कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंपनी लैक कर रही है, हमें उसे ढूंढना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विक्रम लिमिटेड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज। ठीक है जी। इट मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द कंपनीज मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर एंड द प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेयर आर डिक्लाइनिंग। ठीक है जी। विक्रम लिमिटेड मतलब बेकार कंडीशन में चल रही है कंपनी, उनके प्रॉफिट कम हो रहे हैं। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर नॉट मीटिंग द सेल्स टारगेट, एंड मार्केटिंग blames production department for not producing the good quality products to meet the consumer expectations, and the finance department blames both production and marketing department for declining ROI and bad marketing। अब हमने इसकी केस स्टडी में देखा कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम डाल रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा पहले दोनों पे, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन है उस कंपनी की। तो अगर वो एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन, राइट। तो उनके बीच में क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन। तो कौन सी क्वालिटी मैनेजमेंट की वो लैक कर रही है कंपनी, कोऑर्डिनेशन। और उसका दूसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो हमने आइडेंटिफाई किया है कॉन्सेप्ट, उसकी इम्पोर्टेंस बताओ। तो कोऑर्डिनेशन की हम इम्पोर्टेंस लिख देंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, तो अब हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें इसी से रिलेटेड ऐसी ही केस स्टडीज आती हैं। आप जो मैंने टॉपिक्स बताए उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नाउ वी विल स्टडी सेकेंड चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 में से बेसिकली जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, दैट इज फेयोल के प्रिंसिपल्स एंड टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, और उनकी जो टेक्निक्स थी, उन्हीं में से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चन बन के आता है। तो चलिए देखते हैं केस स्टडीज। फर्स्ट है हमारे पास जिसमें हमें कुछ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स विच आर डिस्क्राइब्ड। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बिजनेस इज एन ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी एंड मेक यूज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है जी। सो इट मस्ट डू समथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। हाँ जी, बिजनेस जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, तो उन्हें सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी कुछ करना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर accomplishing organizational goals but also guide managers in performing the social responsibilities। ये भी बिल्कुल ठीक है। Now identify the technique of scientific management which are described by the statements given below। अब हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए, उनमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टेक्निक यूज होगी। फर्स्ट है when each worker is supervised by a specialist foreman। फोरमैन वर्ड आते ही क्लिक हो जाना चाहिए, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप है इसकी टेक्निक। नेक्स्ट है when a change in attitude of both managers and workers should be brought about from competition to cooperation। मतलब कि competition से हमें cooperation पे लाना है मैनेजर और वर्कर्स को। कोऑपरेशन वर्ड आते ही हम समझ गए कि ये तो कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म का है। और जो फर्स्ट लाइन लिखी है चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन एटीट्यूड का मतलब मेंटल रेवोल्यूशन। सो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म का टॉपिक मेंटल रेवोल्यूशन। नाउ द थर्ड इज व्हेन यूनिफॉर्मिटी इज इंट्रोड्यूस्ड इन मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स, मेथड्स ऑफ वर्क एंड वर्किंग कंडीशंस आफ्टर ड्यू रिसर्च। फर्स्ट आप थोड़े से वर्ड देखो, व्हेन यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी कब आती है, जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो थर्ड टेक्निक कौन सी हो गई, स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। तो
तो ये आ गए हमारे तीनों टेक्निक्स के साथ इनके आंसर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, इसमें देखिए हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल विच रजत हाईलाइट्स इन हिज एड्रेस टू द एम्प्लॉयज़। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें जो ऊपर केस स्टडी लिखी होगी उसमें से फेयोल के 4 प्रिंसिपल्स निकालने हैं जो उस केस स्टडी में हमें दिए हुए। तो चलिए हम केस स्टडी पढ़ने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप रिवाइज कर लो, फेयोल के प्रिंसिपल्स क्या थे, डैड यू टू SRC सो इजी, राइट। तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रजत ज्वाइंड एज अ CEO of भारत लिमिटेड, ठीक है जी, a firm manufacturing computer hardware. On the first day, he addressed the employees. He said that he believed that a good company should have an employee suggestion system. Employee suggestion system का मतलब कि हम employees से उनके suggestions ले रहे हैं। तो किस में आ गया ये, initiative में। एक पॉइंट निकल के आ गया हमारे पास, initiative, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। He informed all employees that he would ensure that all agreements were clear, fair and there was judicious application of penalties. तो आप इस लाइन को पढ़ोगे, देखो मैं फिर से पढ़ती हूँ। He informed that he would ensure that all agreements were clear, fair and judicious application of penalties. मतलब कि हर एक काम जो है वो प्रॉपर तरीके से होगा। प्रॉपर तरीके से होने का काम मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो 2 प्रिंसिपल्स हमारे निकल के आ गए। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। However, he said that he believed that lazy personnel should be dealt with sternly to send a message that everyone was equal in the eyes of management. Also, that he would want to promote a team spirit of unity. Team spirit of unity मतलब कि spirit de corps। तो ये पॉइंट आ गया, टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी से स्पिरिट डी कॉर्प्स एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज विच वुड गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग। सो नाउ वी विल डू द केस स्टडीज ऑफ चैप्टर 3। चैप्टर 3 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, डायमेंशंस, डीमोनेटाइजेशन, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो लाइन लिखी है नीचे वो है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। डायमेंशंस बतानी है तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लो कितनी होती है, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल। तो चलिए अब केस स्टडी पढ़ते हैं। अ रीसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स अनाउंस्ड बाय द बैंक्स encouraged Amit, a science student, to take a loan from SBI to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. He developed such a car and exhibited it in a science fair organized by the Directorate of Education. He was awarded first prize for his invention. तो आप पढ़ोगे तो सबसे पहली लाइन जो है, recent rate cut in the interest on loans. इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक से। सो इट इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो इंटरेस्ट ऑन कट वाली लोन है। एंड जो नीचे पूरे लिखा हुआ है कि उसने ऐसी कार डेवलप की है जो फ्यूल जो गार्बेज से प्रोड्यूस होता है उससे यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ टेक्नोलॉजी, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो दीज आर 2 environment or the dimensions of business environment discussed in this question. Now the next question is, हाँ जी, इसमें हम देखते हैं कि पहले हमें क्या बताना है। We need to identify the 4 different dimensions quoting the lines from the above description। ठीक है जी, ऊपर जो हमें लाइंस दी हुई है उनमें से हमें डायमेंशंस बतानी है। The government encouraged foreign companies to invest in some sectors of retailing. गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया। तो जहाँ पे गवर्नमेंट आ जाएगी दैट विल बी पॉलिटिक्स, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, राइट। एक हमारे पास आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। कस्टमर्स कैन परचेज द प्रोडक्ट ऑफ दीज कंपनीज एज देयर इनकम्स आर राइजिंग। इनकम्स आर राइजिंग मतलब कि इकोनॉमी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी इनकम राइज हो रही है। इकोनॉमी आते ही आगे हमारे पास
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये हमारे पास दो डायमेंशंस आ गई, पहली तो गवर्नमेंट वाली पॉलिटिकल, और इनकम्स आर राइजिंग से इकोनॉमिक। अब हम आगे पढ़ते हैं। इट विल इंक्रीज इनोवेशन विच विल प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। इनोवेशन इंक्रीज होगा मतलब कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। दिस विल अल्टीमेटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी मतलब कि सोशल एस्पेक्ट, सो सोशल एनवायरनमेंट। सो ये चारों हमारी डायमेंशंस आ गई इस क्वेश्चन से, राइट। सो ये थे हमारे चैप्टर 3 की। इसमें से बेसिकली जो मेन टॉपिक्स है वो है डायमेंशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज चैप्टर 4। चैप्टर 4 बेसिकली प्लानिंग है। प्लानिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? फर्स्ट है इसके फीचर्स, इसकी इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस, राइट, एंड इसका जो प्रोसेस है दैट इज प्लानिंग प्रोसेस, एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान्स में ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि स्टैंडिंग या सिंगल यूज कौन सा है, या फिर जो 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़े थे उनमें से भी कोई आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा है आइडेंटिफाई द 4 टाइप्स ऑफ प्लान्स दैट आर हाईलाइटेड इन द अबव केस कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम इट। मतलब कि हमें बतानी है 4 टाइप्स ऑफ प्लान्स, यानी कि जो 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स हमने पढ़े थे उनमें से कोई 4 इसमें आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियोनिका टेक्सटाइल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स रेडीमेड गारमेंट्स विद सेल्स टारगेट ऑफ ₹20,000 करोड़। उनका सेल्स टारगेट था 20,000 करोड़, मतलब कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, राइट। तो फर्स्ट प्लान हो गया ऑब्जेक्टिव। टू अचीव दिस टारगेट इट डिसाइड्स टू इंट्रोड्यूस सम गिफ्ट स्कीम टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। टू अचीव दिस टारगेट मतलब कि जो 20,000 करोड़ का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए उन्होंने एक स्कीम निकाली कि हम गिफ्ट देंगे टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। अब बेसिकली जो उन्होंने स्कीम बनाई कि कंज्यूमर्स को हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे बाय गिफ्टिंग देम सम प्रोडक्ट्स, तो ये किसके अंडर आएगा? स्ट्रैटेजी के, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो डिसाइडेड दैट गुड्स विल बी सोल्ड ओनली ऑन कैश पेमेंट, मतलब कि हम अपने गुड्स को सिर्फ कैश में ही सेल करेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई पॉलिसी कि हम सिर्फ कैश बेसिस पे ही पेमेंट लेंगे। द कंपनी पुट्स अप अ नोटिस एट द वेरियस नोटिस बोर्ड्स स्टेटिंग नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री। नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री एक तरीके से ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बना दिया गया कि कोई भी फैक्ट्री में स्मोक नहीं करेगा, सो दैट इज रूल। तो ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ प्लान्स आ गए, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी एंड रूल। और जो मैंने लाइंस आपको बताई वो आप इनके साथ लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी इज, हाँ जी, इसमें हमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हमें प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है, तो चलिए पढ़ते हैं। क्रेडिबल लिमिटेड डील्स इन एयर कंडीशनर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। इट प्लान्स फॉर अ सक्सेसफुल ईयर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स दिस ईयर, ठीक है जी। It has in advance given targets to all its departments and employees. The departments and employees are happy about it. They know that now they don't have to be to do unconcerned activities, thus leading to more focused approach, resulting in saving of resources. ये जो मैंने लाइन पढ़ी कि प्लानिंग की वजह से उनको एडवांस में टारगेट पता चल गए और अब उन्हें अनकंसर्न्ड एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या हमें शो करता है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, मतलब कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है या फिर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आगे हम पढ़ते हैं, द कंपनी विल बी थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग 2 न्यू प्लांट्स इन नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया। फॉर दिस सम कॉन्क्रीट प्लान हैज़ टू बी मेड। अब ये जो लाइन है कि जो कंपनी सोच रही है कि वो नॉर्दर्न पोर्शन में भी अपनी न्यू ब्रांचेस स्टार्ट करे, सो दैट इज इनोवेशन, इनोवेटिव आइडिया या इनोवेशन, मतलब कि उन्होंने ये न्यू आइडिया लाए कि हमें नॉर्दर्न पोर्शन में भी अपनी न्यू ब्रांचेस ओपन करनी है। आगे हम पढ़ते हैं, द मेन कोर टीम ऑफ द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू वेट ऑल द ऑप्शंस
एंड देन सेलेक्ट द बेस्ट वन। मतलब कि जो प्लानिंग टीम है उसने देखा कि हम सारे फैक्टर्स को देखने के बाद, सारे रिसोर्सेज को देखने के बाद ही बेस्ट को चूज़ करेंगे। मतलब कि हम प्रॉपर क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग। मतलब कि हम डिसीजन ले रहे हैं कि हमें कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। तो ये तीन हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आ गई इस केस स्टडी से। डायरेक्शन मतलब कि अनकंसर्न्ड एक्टिविटीज़ नहीं करनी। इनोवेशन मतलब कि नॉर्दर्न पोर्शन में हम अपनी नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे। एंड डिसीजन मेकिंग मतलब कि हम कहाँ पे कौन से रिसोर्स को हमें यूज़ करना है। नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी इज, इसमें हमें बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब हमें लिमिटेशंस बताने, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमेरिकानो फिंगर फूड्स लिमिटेड, ठीक है जी, डेवलप देयर प्लान्स आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी से क्या पॉइंट आ गया, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, राइट। तो ये पॉइंट आ गया, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, फर्स्ट लिमिटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बट बिफोर दे कुड इम्प्लीमेंट द प्लान सक्सेसफुली competition started increasing since they had already spent a lot of money and time on formulation of previous plans. They did not change those plans to fight new competition in the market. मतलब कि जो उन्होंने प्लान बनाया इतना पैसा लगा के, उसको स्टार्ट करने से पहले ही, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले ही बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया, जिसकी वजह से वो जो प्लान था वो काम नहीं करेगा, लेकिन हमें उसी प्लान को फॉलो करना पड़ा क्योंकि हमने उस पर बहुत पैसा लगा दिया था। तो इससे 2 पॉइंट निकल के आई। पहला तो प्लानिंग जो है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में नहीं चलेगी, और दूसरा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली दिस लेड टू देयर फेलियर इन द मार्केट। फेलियर इन द मार्केट से हम ये लिख सकते हैं कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो हमें 3 पॉइंट्स बताने थे, लेकिन इस केस स्टडी से हमें कितने पॉइंट्स मिल गए, 4। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाए, बट यू जस्ट नीड टू राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, राइट। सो इसी के साथ हम प्लानिंग खत्म करते हैं। नाउ वी विल डू सम केस स्टडीज ऑफ चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। Now the next chapter is chapter 5 organizing. Basically organizing में क्या क्या important topics हैं। First है organizing process, then जो हमने organization structure पढ़ा था that is functional और divisional, फिर हमने formal organization and informal organization के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा था delegation and decentralization and centralization के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से केस स्टडीज़ बन के आ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 की केस स्टडीज़। सबसे पहली केस स्टडी मैं पढ़ती हूँ, इसमें हमें लिखा हुआ है, जो लास्ट की लाइन है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड इट अडॉप्ट टू अचीव इट्स टारगेट। मतलब कि हमें बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें अडॉप्ट करना है, दैट इज फंक्शनल या डिविजनल। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट गुड़गांव एंड मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट एट फरीदाबाद। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ओके, अब हमें दिया हुआ है कि बेसिकली जो कंपनी है वो प्रोडक्ट्स जो है एक ही टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट, लेकिन जो उसके डिफरेंट फंक्शंस है, यानी कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में है, मार्केटिंग कहीं और है, और जो सेल्स वाला है वो कहीं और है। तो बेसिकली हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल, राइट। अब हमने देखा कि डिविजनल स्ट्रक्चर का तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि एक ही टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, लेकिन इस केस में फंक्शनल का यूज़ करने का फ़ायदा है क्योंकि जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे हैं। सो दिस कंपनी शुड गो विद फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, हमें बताना है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय समीर गुप्ता थ्रू विच ही वॉज एबल टू स्टीयर हिज कंपनी। अब इस क्वेश्चन में हमें एज सच कुछ नहीं बताया गया है कि प्रोसेस बताना है, स्ट्रक्चर या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सेप्ट वर्ड आने का मतलब कि इस पूरे चैप्टर में से कोई भी टॉपिक वहाँ फिट हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन या केस स्टडी को।
समीर गुप्ता स्टार्टेड अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, ठीक है जी, डोनीरा लिमिटेड उसका नाम है, टू मैन्युफैक्चर द इकोनॉमिकल मोबाइल फोन्स फॉर द इंडियन रूरल मार्केट विद 15 एम्प्लॉयज, ठीक है जी। द कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर्स as the product was good and marketed well. The demand of its product went up. To increase production, the company decided to recruit additional employees. Sameer Gupta, who was earlier taking all decisions for the company, had to selectively disperse the authority. मतलब कि उसे पहले जब वो छोटी कंपनी थी तो वो सारे डिसीजंस खुद लेता था, दैट इज समीर गुप्ता। लेकिन जब वो फॉर्म एक्सपैंड हुई तो उसने अपनी अथॉरिटी को भी डिस्पर्स कर दिया, मतलब कि अपने सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी दी डिसीजंस लेने की। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि उसने अपने जो सबॉर्डिनेट्स थे उनको अथॉरिटी दी डिसीजंस लेने की, तो वो या तो डेलीगेशन में से होगा या फिर डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक होगा। मतलब कि जो पूरा चैप्टर था उसमें से हमने ये बाइफिकेट कर लिया कि या तो वो डेलीगेशन होगा या डिसेंट्रलाइजेशन होगा, वो कॉन्सेप्ट जिसकी क्वेश्चन बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। He believed that subordinates are competent, capable and resourceful and can assume responsibility for effective implementation of their decisions. This paid off and the company was not only able to increase its production but also expanded its product range. तो अब हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं था कि जो बेसिकली समीर गुप्ता था उसने सिर्फ अपने एक सबऑर्डिनेट को दिया, उसने जो पूरी कंपनी थी उसमें अथॉरिटी को डिस्पर्स किया। तो मतलब कि डेलीगेशन नहीं, दिस कॉन्सेप्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन। सो द कॉन्सेप्ट जो हमें आइडेंटिफाई करना था वो था डिसेंट्रलाइजेशन। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस मैंने क्या बताई थी, आईक्यू से बिना जीटी, आईक्यू से जीटी पे बिना आरसी नहीं चले। तो उनमें से आप कोई भी 3 इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स या फिर जो केस स्टडी है उसी में से आइडेंटिफाई करके लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज बीइंग वायलेटेड हियर। मतलब कि हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढना है जो उस कंपनी ने या उस केस स्टडी में फॉलो नहीं किया गया। तो चलिए पढ़ते हैं। मिस्टर पीयूष इज अ सीनियर अकाउंटेंट इन अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है जी। ही इज अ वेरी कंसाइटस वर्कर एंड लाइक्स टू कंप्लीट वर्क असाइंड टू हिम बाय हिमसेल्फ। ही डज नॉट लाइक टू शेयर हिज वर्क और टेक हेल्प फ्रॉम हिज कलीग्स एंड सबॉर्डिनेट्स। मतलब कि जो मिस्टर पीयूष है वो सारा काम अपने आप करते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी सबॉर्डिनेट से उनका काम शेयर किया जाए या उनका सबॉर्डिनेट्स उनका काम करें। Sometimes he is overburdened with handling so many different problems that he misses the deadlines and then has to carry work home. This adds to his stress level and dissatisfaction. Many times Mr. Piyush is pulled up by his seniors for not completing work well on time. अब इस जो केस स्टडी है उससे ये पता लगा कि जो मिस्टर पीयूष है वो सारा काम अपने आप करते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट से काम नहीं कराते जिसकी वजह से वो काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा कॉन्सेप्ट होगा जो वायलेट हो रहा है, दैट इज डेलीगेशन। मतलब कि उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी नहीं दी ताकि वो काम कर सके, जिसकी वजह से वो सारा काम खुद करते तो वो पूरा नहीं कर पाते। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज वायलेटेड हियर। अब नेक्स्ट में हमें बताना है स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड अबव। मतलब कि जो हमने आइडेंटिफाई किया डेलीगेशन उसके 2 इम्पोर्टेंस बताओ, तो आप इसकी कोई भी 2 इम्पोर्टेंस लिख सकते हो। हाँ जी, तो इसके साथ हम चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग खत्म करते हैं। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने चैप्टर 1 to 5 की केस स्टडीज़ पढ़ी और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया कि किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से मोस्टली या मेजॉरिटी उन्हीं टॉपिक्स में से केस स्टडीज़ बन के आती हैं। तो आप उन केस स्टडीज़ की मेमोरी टेक्निक्स जो है उनको अच्छे से याद करना, और जब आप केस स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले ये पढ़ना कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। जो वो ऊपर स्टोरी लिखी होती है उसको पढ़ने से पहले ये देखो कि आपको उस क्वेश्चन में से फाइंड आउट
जो फाइंड आउट करना है एक बार उस टॉपिक को दिमाग में रिवाइज कर लो, और फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे जो वर्ड आपको लग रहा है, जो आपके पॉइंट से मैच होता जा रहा है, उसको अंडरलाइन करते जाओ और साथ ही साथ उसको लिख लेना, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू वेरी वेल in your case studies. For today, thank you. Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos.